हेलो। हाँ डियर स्टूडेंट, तो बढ़ते हैं आगे। तो आज की क्लास में डिस्कशन रहेगा। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, तो उसके बाद हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि दो साबुन के बुलबुले ए और बी एक बंद चेंबर में रखे गए हैं। दो साबुन के बुलबुले हैं जी। एक बुलबुला ए है, एक बुलबुला बी है। उसकी त्रिज्या आर ए है और इसकी त्रिज्या आर बी है। दो साबुन के बुलबुले ए और बी एक बंद चेंबर में रखे गए हैं, जहां वायु दाब 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यहाँ वायु का जो दाब है, वायुमंडलीय दाब बोल दें, वो 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है जी। बुलबुला ए तथा बी की त्रिज्या 2 और 4 सेंटीमीटर है। ए की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, बी की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। ठीक है। साबुन युक्त जल जिससे बुलबुले बने हैं उसका पृष्ठ तनाव 0.04, पृष्ठ तनाव दिया हुआ है जी 0.04 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी। Na-Nb का अनुपात ज्ञात करो, जहां Na और Nb ए और ए तथा बी बुलबुलों में मोलों की संख्या है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य। मोल की संख्या निकालनी है, यानी आपको पता है जी तापमान नियत है, दोनों का तापमान बराबर है। तो जब तापमान नियत होता है तो पीवी नियत बोल सकते हैं। यहां पर ऐसा बोल सकते हैं जी, पी ए वी ए, पी बी वी एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी। यहाँ पे ए बी ये दोनों तो सेम हो गए। ठीक है। अब पी वायुमंडलीय दाब 8 न्यूटन है। ठीक है। अब अंदर का दाब, आयतन को आप कैसे लेंगे? पहली बात तो आयतन तो सिंपल है जी, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा कि नहीं बताओ? 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ए में। इसी तरह बी में हो जाएगा जी 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। तो अगर मैं दोनों के आयतन का अनुपात लूं तो वो क्या होगा बताओ? बी ए अपॉन बी बी क्या हो गया? आर ए अपॉन आर बी का होल क्यूब। आर ए कितना दिया हुआ था? 2 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया हुआ? 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, यानी 1/2 की पावर 3, यानी 1/8। ठीक है। आपको एन ए अपॉन एन बी निकालना है। ठीक है। वी ए अपॉन वी बी की वैल्यू आपके पास आ गई जी 1/8। अब आपके पास वायुमंडलीय दाब आ जाए। वैसे वायुमंडलीय दाब कैसे आएगा बताओ? वो अंदर का दाब कैसे आएगा? अंदर का दाब क्या होगा जी? पी इन माइनस पी आउट। और बबल हैं, बुलबुले हैं, तो इनके पास तो दो दो परत है। दो दो परत है तो क्या फार्मूला था? पी इन माइनस पी आउट इज इक्वल टू 40/r। पी इन क्या आ जाएगा जी? पी आउट प्लस में 40/r। और पी आउट कितने है जी? 8। ये फार्मूला लगा देंगे जी। तो पी ए की जगह हम क्या लिखें? 8 प्लस में 40/r ए, 8 प्लस में 40/r बी। बस इसको आगे सोल्व कर दो जी। टी की वैल्यू पुट कर दो न्यूटन पर मीटर में, दोनों की त्रिज्या पुट कर दो आर ए आर बी, एन ए बाई एन बी आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अच्छा सवाल था। ठीक है, कर देंगे, कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। यहां से हमें एन ए बाई एन बी ज्ञात करना है। टी दिया हुआ है, आर ए आर बी दोनों दिया हुआ है, बस सोल्व ही करना है जी। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं जी अगली बात पर।
ठीक है, अगली बात पे बढ़ रहे हैं, तो समझिएगा बात क्या है। स्टेज 1 पे जा रहे हैं हम, डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेज 1 में काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जी, फटाफट कर देते हैं। देखो, द्रव के अंदर अणु पर लगने वाला परमाणु सहसंजक बल क्या होता है? शून्य होता है जी। द्रव के अंदर बात कर रहा है, बुलबुले के अंदर होता है, बूंद के अंदर होता है, लेकिन द्रव के अंदर यहाँ पे अंदर सहसंजक बल कितना होता है बताओ? 0 होगा जी। ठीक है, द्रव के मुक्त सतह पर तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है। द्रव की मुक्त सतह तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करती है, तो निम्नलिखित कारण से इसका क्षेत्रफल न्यूनतम होता है सहसंजक बल के कारण। सभी द्रवों की सतह को सिकुड़ने की प्रकृति होती है। घटना परस्पर तनाव है। किसी द्रव पर परस्पर तनाव निर्भर करती है द्रव की मात्रा पर। ठीक है, द्रव का ताप बढ़ने या विद्युत धारा प्रवाहित होने के साथ उसमें परस्पर तनाव का मान घटता है जी। द्रव का ताप बढ़ाने या विद्युत धारा प्रवाहित होने पर, यह बात याद रखना, पृष्ठ तनाव तापमान के या फिर विद्युत धारा बहने से, क्योंकि विद्युत धारा बहेंगे तो तापमान बढ़ेगा जी। ठीक है, आगे, साबुन और अपमार्जक जल के कपड़े को धोने के लिए अच्छा बना देते हैं क्योंकि वो पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं। आगे, बरसात पर चिकनाई के लेप के कारण जल में व्यक्ति भीगता नहीं है। बरसात पर चिकनाई के लेप के कारण जल से व्यक्ति भीगता नहीं है, क्योंकि जल और बरसात में अलग अलग हो गए तो आसंजक बल लगेगा। ठीक है, वो अंदर तक पानी नहीं जा पाएगा। यदि समांतर प्लेटों के मध्य जल की पतली परत हो तो उसको अलग करना आसान है। बिल्कुल प्लेट पास पास रख देते हो तो आसान नहीं है, पतली परत हो तो आसान है। इसका कारण क्या करा है? उनको अलग करना आसान है। खिसका कर या प्लेटों को लंबवत अलग करके, खिसका कर ही अलग कर सकते हैं, लंबवत अलग नहीं कर पाओगे। पानी पर तैरती हुई सुई की लंबाई इतनी है, सुई को पानी में उठाने के लिए सुई के भार के अतिरिक्त कम से कम कितना बल लगाना पड़ेगा? देखो भाई, एक सुई है, वो ऐसे कराया तो था आपको, बल कितना लगाना पड़ेगा? एक तो होता है W, तो F बल लगाना पड़ेगा जी, W प्लस में 2TL। अब वो कह रहे भार के अतिरिक्त, भार तो दिए ही नहीं हमें, तो भार के अतिरिक्त ये बल लगाना पड़ेगा 2TL। 2T कितना दे रखा है? 7.2, और लंबाई कितनी दे रखी है? 2.5 सेंटीमीटर को किसमें बदल दो? मीटर में। बस दशमलव हटा दो, 1 जीरो और लगा दो, 25 चौके 100। ठीक है, किसमें आंसर चाहिए? अच्छा, ये न्यूटन पर सेंटीमीटर है, इकाई देख लेना जी ध्यान से। ये तो ठीक है, 25 सेंटीमीटर बना दिया मैंने, इसको भाग में लगा के 7.2 न्यूटन पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो यहाँ पर भी मीटर आएगा, 10 की पावर -2, 7.2। बस आगे सोल्व करना है जी। तो कितना होगा? 2 इंटू में 7.2 डिवाइड में क्या बचेगा? ये ऊपर आएगा तो 100 और डिवाइड में बचेगा 40। एक दशमलव और हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ गया। एक से एक और दूसरी से दूसरा, 2 दूना 4, 7 दूनी 14/4, 36। ठीक है जी, बिल्कुल। द्रव फिल्म में मुक्त पृष्ठ कितने होते हैं? द्रव फिल्म में मुक्त पृष्ठ 2 होते हैं जी। द्रव की जो फिल्म है उसमें मुक्त पृष्ठ 2 होते हैं। ठीक है, द्रव के अंदर वायु के बुलबुले में मुक्त पृष्ठ, द्रव के अंदर वायु का बुलबुला मैंने बता दिया एक ही होता है। एक द्रव ठोस सतह को गीला नहीं करेगा यदि स्पर्श कोण 90 से ज्यादा हो, 120 डिग्री। कांच और शुद्ध जल के मध्य 0 डिग्री होता है जी। शुद्ध जल तथा पारे
का स्वच्छ कांच की सतह से संपर्क कोण क्रमशः होते हैं? शुद्ध जल और पारे का 0 और 140, 140 या 138 के करीब ले लेते हैं इसको। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जोड़े के लिए संपर्क कोण का मान न्यूनतम होता है? पारे और कांच के लिए 140 या 138 के करीब, पानी और क्रोमियम इसमें भी 90 से ज्यादा होता है जी, पानी और चांदी यहाँ पे 90 होता है, पानी और कांच यहाँ पर आप 0 डिग्री या 7-8 डिग्री लेते हैं अगर अशुद्ध पानी हो तो। स्पर्श कोण का अधिकतम मान कितना हो सकता है? स्पर्श कोण का अधिकतम मान 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज्यादा थोड़ी हो सकता है। एक द्रव केस नली में तब चढ़ता है जब स्पर्श कोण थीटा 90 से छोटा हो। बताया था आपको 90 से छोटा हो तो ऊपर जाता है, 90 हो, ये केस पढ़ा था हमने, 90 से छोटा हो तो वो ऊपर जाएगा, और 90 है तो वो बराबर हो गया, और 90 से कम है तो वो नीचे आ जाएगा जी, पढ़ाया था आपको। जब केस नली को पानी से भरे बीकर में डुबोते हैं तो केस नली में पानी ऊपर चढ़ता है क्योंकि नवचंद्रक के ठीक नीचे दाब, केस नली को पानी के भरे डुबोते हैं तो केस नवचंद्रक के ठीक नीचे दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। बिल्कुल, ये देखो यही केस तो था, ये जी नवचंद्रक, यहां पर दाब ये बिंदु ए ले लेता हूं, भाई ये बिंदु बी ले लेता हूं। कहां पे दाब ज्यादा होता है बताओ? ए पे दाब ज्यादा है, नवचंद्रक के नीचे जो दाब है पी बी वो क्या है? पी ए माइनस 2T/R। नवचंद्रक के ठीक नीचे दाब है वो वायुमंडलीय दाब से कम होता है। 19 नंबर पे आ जाओ। जब किसी केस नली में द्रव चढ़ता है, जब किसी केस नली में द्रव चढ़ता है तो पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर की ओर लगने वाला खिंचाव बल किसके बराबर होता है? जब किसी केस नली में द्रव चढ़ता है तो पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर की ओर लगने वाला खिंचाव बल, भाई द्रव चढ़ गया तो ऊपर की ओर जो खिंचाव बल लगा है वो क्या है जी? इसमें जो चढ़े गए द्रव का भार है, mg को संतुलन कर रहा है वो, और क्या? ऊपर की ओर लगने वाला बल द्रव स्तंभ के भार के बराबर होता है। बिल्कुल, केस नली में द्रव का उन्नयन कांच की मोटाई पर निर्भर नहीं करता है जी। कांच कितना मोटा हो, भाई त्रिज्या पे निर्भर करेगा ना जी, नली की त्रिज्या कितनी इस बात पे निर्भर करेगा, कांच की मोटाई पर थोड़ी निर्भर करता है। केस नली में कांच की मोटाई दुगनी कर दें या 10 गुनी कर दें, चढ़े गए द्रव की ऊंचाई नहीं बदलती है जी, अपरिवर्तित रहेगी। केस नली का व्यास दुगना कर दें तो पानी की ऊंचाई केस नली में होगी, भाई व्यास दुगना यानी त्रिज्या दुगनी। और ये जुरीन का नियम बताया था आपको, जुरीन का नियम क्या था? H व्युत्क्रमानुपाती R, या व्यास ले सकते हैं आप, भाई इसको दुगना करेंगे बताया त्रिज्या दुगनी, D दुगना तो H आधा, यानी H क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर आधा हो जाएगा। ठीक है, आगे दे रखा है जी FCFA ठोस की सतह के समीप एक द्रव अणु पर क्रियाशील सहसंजक और आसंजक बल प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं तथा द्रव की सतह अवतल है तो, अब बात यह कि जो द्रव की सतह अवतल है तो इस केस के अंदर क्या होगा? जो FA और FC दो बल लग रहे हैं, ठोस की FC तथा FA ठोस की सतह के समीप द्रव अणु पर क्रियाशील सहसंजक कोएसिव फोर्स और आसंजक एडेसिव फोर्स। ठीक है, वो बोले कि द्रव की सतह कैसी है बताओ? द्रव की सतह अवतल है, तो द्रव की सतह अगर अवतल है तो क्या होगा? द्रव की सतह अवतल है तो
यहां पर लगने वाला जो बल है एफ ए और एफ सी का मान बताना है। एफ ए है वो भाई, एफ ए और एफ सी दो बल लग रहे हैं जी, कल आपको बताई थी ये बात मैंने, वहां पर नवचंद्रक की आकृति में बताई थी आपको, ठीक है। और बताया था जब जल ऊपर चढ़ता है तो ये स्थिति होती है, यहां पे ये बताया था आपने, यहां लिया था ये एफ ए, यहां लिया था एफ सी, यहां आया था परमाणु बल, ये कोण आया था अल्फा 90 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में क्या था बताओ, 90 डिग्री आया था क्या, अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी यहां पर, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री थोड़ी आई थी, अल्फा की वैल्यू 90 तो जब चांदी वाला भरते हैं तब आता है, ये यहां कहीं आया था परमाणु बल, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एफ सी लेस देन रूट टू एफ ए, ये पढ़ा था जी। अब यहां से आपका आंसर क्या बनता है वो देख लीजिए। बोले कि एफ ए का मान बताओ, तो एफ ए क्या होगा, एफ ए बड़ा है एफ सी बाई रूट टू से, बिल्कुल थर्ड आंसर। 24 में जाए, तेल लगे कांच को पानी गीला नहीं करता, क्योंकि तेल पर पानी का सहसंजक बल पानी और तेल के अणुओं के मध्य आसंजक बल से अधिक होता है। बिल्कुल भाई, पानी का जो सहसंजक बल है वो पानी और तेल दो अलग अलग अणु हो गए, उनके बीच में लगने वाले आसंजक बल से ज्यादा होगा, ठीक है। गर्म पानी में कपड़े धोना आसान है, क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, वो आसानी से कवर कर लेते हैं, खासकर विंटर में गर्म पानी से कपड़े धोने चाहिए, ठीक है जी। तो आगे बढ़े, अगली बात पर आते हैं जी। काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, फटाफट बता दिए मैंने आपको सारे। अगली बात पे आते हैं। अगली बात क्या है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा सवाल है, क्या कह रहे हैं, आयतन V की पानी की बूंद दो कांच की प्लेटों के बीच में दबा दी जाती है। दो कांच की प्लेट है जी, दो कांच के प्लेटों के बीच में एक V आयतन की बूंद को इस तरह से दबाया हुआ है, ठीक है। V आयतन में पानी की बूंद दो प्लेटों के बीच में दबा दी जाती है, जिससे फैलाकर एक क्षेत्रफल A हो जाता है, जिससे फैलकर इसका क्षेत्रफल A हो जाता है। यदि पृष्ठ तनाव T हो, इसका क्षेत्रफल A हो जाता है, आयतन इसका B है, पृष्ठ तनाव इसका T है। तो कांच की प्लेटों को एक दूसरे से अलग करने के लिए आवश्यक अभिलंब बल कितना होगा। कल आपको मैंने एक बात बताई थी कि दो प्लेटें हैं, दोनों के बीच में बल लगता है जी, हमने एक टॉपिक किया था, आपको ध्यान आ रहा हो तो मैं बताता हूं। देखो, D दूरी पर रखी दो समांतर प्लेटों को जल के हौज में रखा जाए तो द्रव की ऊंचाई कितनी चढ़ती है। दो प्लेटें हैं जी, तो द्रव की ऊंचाई का तो फार्मूला आपके पास था, कितनी ऊंचाई तक द्रव चढ़ता है। अब आपको ये पूछ रहे हैं आज, पृष्ठ तनाव T हो तो कांच के प्लेटों को एक दूसरे को अलग करने के लिए आवश्यक बल कितना लगेगा। ये उनका क्या है, क्षेत्रफल है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्या था। आयतन V की पानी की बूंद
दो कांच की प्लेटों के बीच में दबा दी जाती है, क्षेत्रफल फैलकर क्षेत्रफल ए हो जाता है। पृष्ठ तनाव टी हो तो कांच की प्लेटों को एक दूसरे को अलग करने के लिए कितना आवश्यक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जो ये इनके बीच की जो दूरी दे रखी है, मैं इस दूरी को एल से लिख देता हूं जी। ठीक है, तो बल कितना लगाना पड़ेगा, आवश्यक बल दोनों की तरफ है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2TL। पर तनाव टी है, बस यहीं से आपको फार्मूला आगे बनाना पड़ेगा जी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अब फार्मूले में कहीं पे भी लंबाई नहीं है, तो आप इसको सबसे पहले तो लंबाई को गायब करें, एल से मल्टीप्लाई करें, एल से डिवाइड करें, तो क्या यार 2T एल गुणा एल, इसका क्या हो जाएगा, पूरे में फैल गई तो क्षेत्रफल लिख सकते हो आप एल गुणा एल को, 2T ए बाई एल, इन दोनों को मैंने क्षेत्रफल लिख दिया है। ठीक है जी, 2T ए बाई एल है। ठीक है, अब मुझे एल को फिर गायब करना है, तो आयतन बना देता हूं, ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ए से डिवाइड कर देता हूं, क्षेत्रफल गुणा लंबाई 2T ए स्क्वायर, ए एल को मैं v लिख देता हूं। देखिए कोई ऑप्शन बन रहा है तो 2T ए स्क्वायर अपॉन v, सेकेंड आंसर। ठीक है जी, 27 क्या कहते हैं, आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले को फुलाकर 2R त्रिज्या के बुलबुले के समतापी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। यदि साबुन विलेन का पृष्ठ तनाव T है तो उसको फुलाने में कितनी ऊर्जा लगेगी। आर त्रिज्या के साबुन के बुलबुले को फुलाकर, आर त्रिज्या R1 R है, R2 2R है, समतापी अवस्था परिवर्तित साबुन के तनाव, तो कितनी ऊर्जा व्यय होगी। आपको फार्मूला बताया था मैंने, आवश्यक ऊर्जा या कार्य कैसे करेंगे भाई, क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है, T डेल्टा एस होता था फार्मूला, T इंटू डी है 4 पाई R2 का स्क्वायर 4 पाई R1 का स्क्वायर। T पृष्ठ तनाव हो गया, बुलबुले में 2 परत होती है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, 4 दूना 8 पाई T R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, R2 माइनस R1 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 3R स्क्वायर 24 पाई T, 24 पाई T इंटू R स्क्वायर भी तो है। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन। 28 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। एक केस नली के साथ पृष्ठ तनाव के प्रयोग में, केस नली के साथ पृष्ठ तनाव के प्रयोग में पानी केस नली में 0.1 मीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि यही प्रयोग एक कृत्रिम उपग्रह में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे में दोहराया जाए तो केस नली को कितनी ऊंचाई पर चढ़ेगा, पूरी ऊंचाई तक चढ़ जाएगा जी, ये आपको याद रखने है। गुरुत्वाकर्षणहीन क्षेत्र, जहां पे गुरुत्वाकर्षण ये 0 हो जाए, इसमें तरल केस नली की संपूर्ण लंबाई में उच्चतम बिंदु तक चढ़ जाएगा। इसमें तरल केस नली की संपूर्ण लंबाई में उच्चतम बिंदु तक चल जाए। भाई मान लेते हैं पहले तरल यहां तक चढ़ा हुआ था, मैं ये मान रहा हूं। ठीक है, लेकिन जैसे ही G0 होगा ये यहां तक आ जाएगा जी, उसकी संपूर्ण लंबाई में चढ़ जाएगा। ठीक है,
तरल इसकी संपूर्ण लंबाई में चढ़ जाए, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, तो आगे बढ़ जाइए। अगली बात पे आते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी 29 नंबर क्वेश्चन, स्टेज 1 में चल रहे हैं। ट्वेंटी नाइन क्या कहते हैं, एक समान त्रिज्या आर की दो छोटी बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं जी। ठीक है, एक समान त्रिज्या आर की दो छोटी बूंद मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। इस परिवर्तन में पहले एवं बाद की पृष्ठ ऊर्जाओं का अनुपात। एक समान त्रिज्या आर की दो छोटी बूंद मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। दो छोटी बूंद है जी जिनकी त्रिज्या एक समान है, उनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दीजिए। इस परिवर्तन में पहले और बाद की पृष्ठ ऊर्जाओं का अनुपात बताइए। पहले और बाद की पृष्ठ ऊर्जाओं का अनुपात। भाई आपको देखो इस प्रक्रम में कितना कार्य करना पड़ेगा, ये तो आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो, क्या था, 4 पाई टी कैपिटल आर स्क्वायर एन की पावर 1/3 माइनस 1, ऐसा फार्मूला था, हमने बिल्कुल शुरू में बनाया था। पहले ही दिन 4 पाई आर स्क्वायर टी एन की पावर 1/3 माइनस 1। ठीक है, सबसे पहली बात तो बूंद कितनी है जी, 4 पाई टी, यही ऊर्जा, बूंद कितनी है, 2 बूंद है, 2 की पावर 1/3 माइनस 1। ठीक है, ठीक है जी। अब हमें इसका क्या निकालना है, अनुपात निकाले। इस परिवर्तन में पहले और बाद की ऊर्जाओं का अनुपात। अब पहले की ऊर्जा का अनुपात निकालें। पहले कितनी बूंद थी, 2 बूंद थी, दोनों बूंद की, ये तो नई बूंद की ऊर्जा है, ये तो नई बूंद में लगा कार्य, ऐसा समझ सकते हैं, ये किया गया कार्य है। अब आप सबसे पहले तो इसकी त्रिज्या निकाल लो, कैपिटल आर क्या होती है, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर, यही तो होती है फार्मूला। ठीक है, कितनी बूंद है जी, 2 बूंद है। ठीक है, अब ऊर्जा पहले, ऊर्जा बाद में। ऊर्जा पहले कितनी आएगी जी, बूंद की ऊर्जा क्या होती है बताओ भाई, ये बताया था आपको मैंने, बुलबुले में तो दोस्तें होती है, बुलबुले में तो दोस्तें होती है, फार्मूला तो ये लगाना है, टी इंटू डी ए। बुलबुले में 4 पाई आर स्क्वायर और 2 से गुणा करते हैं जी, और बूंद में 4 सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर लगता है। ठीक है, जिसको कार्य बोलो या ऊर्जा बोलो, जो भी है। तो T इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, किस किस का अनुपात पूछा है उन्होंने, इस परिवर्तन पहले एवं बाद की पृष्ठ ऊर्जा का अनुपात। पहले की पृष्ठ ऊर्जा
और बाद की पृष्ठ ऊर्जा का अनुपात बताना है। बाद में क्या हुआ, T इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, यही तो है बस। 4 पाई T कट गया जी, ठीक है। हाँ लेकिन पहले एक बूंद नहीं थी, पहले कितनी बूंद थी, पहले 2 बूंद थी, तो 2 बूंद लीजिए। 4 पाई, इसको कैंसिल मत करिए एक बार, ठीक है। ठीक है जी, पहले 2 बूंद थी जी, दोनों की ऊर्जा थी। अब करो कैंसल, 4 पाई T कॉमन अंदर R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 2R स्क्वायर, 4 पाई T कैपिटल R स्क्वायर, 2R स्क्वायर। कैपिटल R स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा जी, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर वर्ग करेंगे 2/3 R स्क्वायर, 2/3 R स्क्वायर, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल कर दो, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2/3 ऊपर लाओ, 1 माइनस 2/3, 3 माइनस 2 1/3, तो आंसर आ गया 2 की पावर 1/3 रेशो 1। अच्छा सवाल था। कि पहले 2 बूंद थी तो दोनों के लिए, बाद में 1 बूंद बन गई तो नई त्रिज्या आ गई, ठीक है। किया गया कार्य पूछे तो ये ऐसे करेंगे, हमें किया गया कार्य नहीं पूछा, हमें ऊर्जा का अनुपात पूछा गया जी। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल था ये। ठीक है जी, अगली कहानी पे आता हूं जी। अगली कहानी है, पानी की एक समान 8000 बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है। 8000 बूंद है पानी की, एन कितना, 8000, 8000 बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है जी, ठीक है। एक बड़ी बूंद बनती है जिसकी त्रिज्या मैं कैपिटल R ले रहा हूं। 8000 बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनती है, तब अंतिम पृष्ठीय ऊर्जा एवं सभी बूंदों की प्रारंभिक कुल पृष्ठीय ऊर्जा का अनुपात। ये तो वही सवाल आ गया जी। अंतिम पृष्ठीय ऊर्जा, अंतिम पृष्ठीय ऊर्जा और प्रारंभिक पृष्ठीय ऊर्जा का अनुपात। तो अंतिम में क्या होगा, नई त्रिज्या आ गई, पहले क्या थी 4 पाई R स्क्वायर T, यहां पर क्या थी 4 पाई R स्क्वायर T, 4 पाई से 4, बाद में n बूंद होगी ना, T से T काट दो, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन n R स्क्वायर। तो अब संबंध देख लो जी, संबंध क्या, n इंटू में 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई से n R क्यूब इज इक्वल टू कैपिटल R क्यूब, ठीक है। तो n का मान रख सकते हो, n तो हमें दिया हुआ है, तो यहां से किसी एक का मान रखोगे। तो देखो कैपिटल R का मान क्या होता है, n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r होगा, ठीक है। तो कैपिटल R स्क्वायर कितना हुआ, n की पावर 2/3 इंटू R स्क्वायर, n की पावर 2/3 R स्क्वायर, n R स्क्वायर कैंसल, ठीक है। n की पावर 2/3 -1,
कितना आएगा बताओ? 1/3, ठीक है, n की पावर 1/3। और इसका रेशियो ले लेते हैं जी। 8000 को आप क्या लिख सकते हो? 20 इंटू 20 इंटू 20, ठीक है, यानी 20⁻3। तो बस ये कितना आएगा? 2 - 3, माइनस में आएगा जी ये, क्योंकि अंतिम बटे प्रारंभिक किया है। ऐसे 20⁻3 की होल पावर, आंसर इज 1/20, आंसर इज 1/20। ठीक है जी, आगे बढ़िए। किसी झील की तली में उठे बुलबुले की त्रिज्या पृष्ठ पर दुगनी हो जाती है, वायुमंडलीय दाब h, ऊंचाई के स्तंभ, झील की गहराई बताओ। ऐसे सवाल भी काफी कराए हैं आपको। आजकल सवाल बहुत मुश्किल नहीं आते हैं। एनटीए ने जो इस साल का पेपर आपने देखा होगा, इस टाइप के सवाल आते हैं जो स्टेज 1 में है, और स्टेज 2 में जो है, स्टेज 3 में हमारे काफी भारी क्वेश्चन है, वो तो बहुत ही कम आने के चांसेस है। फिर भी हम कर लेते हैं, क्योंकि इससे आपको माइंड खुलता है, इससे भारी क्वेश्चन थोड़ा करने से। 31 क्या कहते हैं? किसी झील की तली में उठे बुलबुले की त्रिज्या, ये एक झील है जी, इसकी तली में उठा एक बुलबुला है, तली में उठे बुलबुले की त्रिज्या पृष्ठ पर दुगनी हो जाती है, ये r है जी। जैसे जैसे ये पृष्ठ पर आएगा, इसकी त्रिज्या 2r हो गई, ठीक है। वायुमंडलीय दाब h ऊंचाई के जल स्तंभ के बराबर है। वायुमंडलीय दाब कितना है? रो जी एच। रो किसका ले रहा है? वो वाटर का ले रहा है। तो जल स्तंभ के बराबर हो तो झील की गहराई बताओ। बताया था यहां पर फार्मूला P1 वायुमंडलीय दाब है, यह आयतन V1 है, P2 है, आयतन V2 है। फार्मूला तो ये लगाते हैं जी, P1 V1, P2 V2। P1 की जगह क्या लिख दूं? V नोड। V1 की जगह क्या लिख दूं? 4/3 पाई r³। P2 P2 क्या लिखेंगे? P नोड प्लस में रो जी एच, और V2 में क्या लिखेंगे जी? 4/3 पाई r³। 4/3 पाई कैंसिल कर दो, P नोड 8r³, P नोड प्लस रो जी एच, r³ से r³ कैंसिल कर दो, ये 8 है। 8 P नोड प्लस में रो जी एच, 7 P नोड रो जी एच। रो किसकी है? ये वाटर की है। P नोड का मान कितना है? रो जी एच, ये कैंसल। झील की गहराई, सेवन एच। झील की गहराई कितनी है? 7h। कोई दिक्कत भाई। वायुमंडलीय दाब दिया जाता है सामान्यतः मरकरी में, लेकिन यहां पर पारे के रूप में दे दिया तो आपको वही लेना पड़ेगा जी। आगे बढ़ते हैं जी अगली बात पर। तो स्टेज 1 आज की क्लास में खत्म हो गया। अगली क्लास में मेन हम कर लेंगे जी स्टेज 2, और स्टेज 4 के क्वेश्चन है वो आपको पता ही है जी, वो यूट्यूब वगैरह पे आपको मिल जाएंगे, सीएलसी की साइट पे भी देख सकते हो।
आगे बढ़िए। अगली बात है कि किसी झील की तली, ये सही हो, किसी साबुन के बुलबुले की दाब की अधिकता दूसरे बुलबुले की तुलना में 4 गुना अधिक है। पहले बुलबुले दूसरे बुलबुले का आयतन का अनुपात, भाई ये त्रिज्या का अनुपात निकालो, आयतन का अनुपात आ जाएगा। एक झील की आधी गहराई का दाब तली के दर, ये भी करा दिया मैंने आपको इस जैसा। एक सुई 7.5 सेंटीमीटर लंबी है, यह मानते हुए सुई को पानी में भीगी हुई नहीं है, यह कितनी भारी हो सकती है फिर भी पानी में तैर सके। तो इसको डाइन सेंटीमीटर है, ये इसको आपको ग्राम वेट में बदलना पड़ेगा जी। ठीक है, बताया हुआ आपको ये संबंध 1 ग्राम वेट एक ये बताया था 1 केजी वेट 9.8 न्यूटन। ठीक है, और ग्राम वेट निकालना हो तो न्यूटन को आप डाइन में बदल दो जी। ठीक है, न्यूटन को डाइन में बदल दो, किलोग्राम को ग्राम में बदल दो। इसको ऐसे लिखते हैं 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन। 1 न्यूटन में कितना होता है 10⁵ डाइन। किलोग्राम को क्या बदल सकते हो? ठीक है जी, 1 ग्राम भार 9.8 10⁵ डिवाइड बाय 10⁵ 9.8 इंटू 10⁵2 यानी 980 डाइन 1 ग्राम वेट। ठीक है, यहां से आपका क्वेश्चन हो जाएगा जी। भाई 7.5 सेंटीमीटर लंबी है, मानते हुए सुई पानी में भीगी हुई है, कितनी भारी हो सकती है कि फिर भी पानी में तैर। 2TL लगाना है जी। ठीक है, आगे बात आती है 35 नंबर। एक लंबी केस नलिका में पानी 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। ठीक है, अगर इस नली को पानी में डुबो दिया जाए तो पानी की सतह के ऊपर उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर रह जाए तो भाई अपर्याप्त लंबाई की केस नलिका है, 10 सेंटीमीटर तक चढ़ता है लेकिन आपके पास तो 8 सेंटीमीटर ही है। अपर्याप्त लंबाई में क्या होता है जी? अपर्याप्त लंबाई में जो तरल है वो उच्चतम बिंदु पर जाएगा, वहां एक बड़ा मिनिस्कस बनाता है जी, बड़ा नवचंद्रक बनाएगा और गिरेगा नहीं। पानी नली के ऊपरी सिरे में चढ़कर गोलाकार सतह बनाता है, बिल्कुल। और आखिरी सवाल, जब केस नलिका का एक सिरा पानी में डुबाया जाता है तो पानी की सतह केस नलिका के अंदर 3 सेंटीमीटर उठ जाती है। यदि पानी का प्रस्थ तनाव इतना हो तो केस नलिका का व्यास बताओ। केस नलिका का व्यास बताओ, वही फार्मूला लगाना है, H = 2T cos θ/ρgr। ठीक है जी, तो ठीक है, बढ़े आगे। तो आज की क्लास में बस यही बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क क्या आपका, नेक्स्ट क्लास में आप करेंगे स्टेज 1 कंप्लीट हो गया जी, स्टेज 2 3। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।